अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज़। आपको पता है कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें जो हैं उनके दरमियान मुख्तलिफ़ मसाइल को हल करने के लिए या मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या दीगर जो मामलात हैं उनका बाहमी लेन देन करने के लिए रियासतों के दरमियान वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ एग्रीमेंट्स जो हैं वो तय पाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने मुख्तलिफ़ एग्रीमेंट्स और जो ट्रीटीज़ हैं उनको इस वीडियो का हिस्सा बनाया है। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट? इंटरनेशनल एग्रीमेंट किसे कहते हैं या इंटरनेशनल एग्रीमेंट से क्या मुराद है? Dear students, international agreements are formal understandings or commitments between two or more sovereign नेशंस या सॉवरन कंट्रीज़। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के ऊपर बात करें, मुख्तसर तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जो सॉवरन स्टेट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें जो हैं उनके दरमियान जो बाहमी ताल्लुक़ पैदा होता है, जो रिलेशनशिप पैदा होती है, रियासतें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपने दिफ़ा के लिए या दीगर अपने मामलात और मसाइल को हल करने के लिए एक दूसरे के साथ वक्तन फ़वक्तन तावन करती रहती हैं। और जब उनके दरमियान किसी मसले के ऊपर या किसी मामले के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो जाता है तो उसको बाकायदा तौर पे वो एक एग्रीमेंट की शक्ल दे देती हैं। तो रियासतों के दरमियान जो बाकायदा तौर पे फॉर्मल तरीके से कमिटमेंट होती है या जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और किसी चीज़ के ऊपर जब वो इत्तफ़ाक़ राय कर लेती हैं, तो ऐसा जो उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय है या कमिटमेंट है उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आर फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग्स एंड कमिटमेंट्स बिटवीन टू और मोर सॉवरन कंट्रीज़। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड बायलैटरल एग्रीमेंट। जो है जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें कम से कम दो रियासतें शामिल होती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं उनकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है। वो 2 से 3, 5, 7 पूरी दुनिया के रियासतें भी किसी बात के ऊपर जो है वो उनका आपस में कमिटमेंट हो सकती है। ऐसे मामलात, ऐसे मसाइल जिनको पूरी दुनिया को जिनका सामना है तो वो सारी दुनिया के दरमियान भी हो सकते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें दो रियासतें फ़रीक हों उनको बाईलैटरल जो है एग्रीमेंट कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है शिमला मुआहदा जो था उसको हम बाईलैटरल एग्रीमेंट कहेंगे। लेकिन कुछ मुआहदे ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी रियासतें जो हैं वो फ़रीक होती हैं या कम अज़ कम 3 या ज़्यादा रियासतें फ़रीक हों तो उनको मल्टीलैटरल जो है वो एग्रीमेंट्स कहा जाता है। तो कुछ एग्रीमेंट्स बाईलैटरल होते हैं फ़रीक़ैन की तादाद के एतबार से। अगर दो रियासतें किसी के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो फिर वो बाईलैटरल कहलाएगा। अगर वो ज़्यादा रियासतों के दरमियान है तो फिर उसको मल्टीलैटरल एग्रीमेंट का नाम दिया जाएगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड बाईलैटरल, व्हाइल एन एग्रीमेंट बिटवीन सेवरल स्टेट्स या सेवरल कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड मल्टीलैटरल। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रीटी? डियर स्टूडेंट्स, रियासतों के दरमियान जो मामला तय पाते हैं उनके लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रीटी भी कहा जाता है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स भी कहा जाता है। तो मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो ट्रीटी की जो टर्म है ये आमतौर पर फ़ौजी और दफ़ाई जो रियासतों के दरमियान एग्रीमेंट्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे सीटो है, सेंटो है, नेटो है, तो ये इस या वारसा पैक्ट है। तो इस नौइयत के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके लिए ट्रीटी की अमूमन टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। यूँ आप आसानी के लिए समझ सकते हैं कि जो फ़ौजी और दफ़ाई मुआहदे होंगे उनके लिए ट्रीटी की टर्म इस्तेमाल होती है और बाकी जो इकनॉमिक हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं या उनका तल्लुक़ फ़ौजी और दफ़ाई मुआहदों के अलावा किसी दूसरे मुआहदे के साथ हो सकता है, तो उसके लिए एग्रीमेंट की टर्म या अकॉर्ड या पैक्ट की टर्म भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन ये कोई फ़ाइनल नहीं है कि लाजमी तौर पे ही फ़ौजी मुआहदों को
ट्रीटी कहा जाए और दीगर मुआहदों को जो है वो कोई और नाम दिया जाए। आइए देखते हैं, ट्रीटीज़ आर आल्सो कॉल्ड कॉवेनेंट्स, प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस, पैक्ट्स और चार्टर्स। तो जो ट्रीटीज़ हैं रियासतों के दरमियान जो मुआहदे तय पाते हैं, तो उनको ट्रीटीज़ का नाम दिया जाता है। तो इनको जो है वो कॉवेनेंट भी कहा जाता है, इनको प्रोटोकॉल्स भी कहा जाता है, कन्वेंशंस भी कहा जाता है, इनको पैक्ट्स भी कहा जाता है। जैसे वारसा पैक्ट की टर्म इस्तेमाल होती है। और इस तरह जो है ये सारी जो हैं ये इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान जो है ये चीज़ें तय पाती हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनके ज़रिए भी ये ट्रीटीज़ जो हैं वो तय पाते हैं। ट्रीटीज़ आर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ का ये प्राइमरी सोर्स होते हैं। रियासतों के दरमियान जो भी ट्रीटीज़ तय पाते हैं उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उनको इंटरनेशनल लॉ का स्टेटस हासिल हो जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, जब भी दो रियासतों के दरमियान या दो से ज़ायद रियासतों के दरमियान कोई ट्रीटी साइन होता है, कोई एग्रीमेंट साइन होता है, तो उस ट्रीटी की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ का दर्जा रखती हैं। अब अगर तो वो सिर्फ दो रियासतों के दरमियान है तो वो इंटरनेशनल लॉ जो है जो लॉस होंगे उनका तल्लुक उन्हीं दो रियासतों के दरमियान के बाहमी मामलात के साथ होगा। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा रियासतें शामिल हैं तो या ख़ास तौर पे बड़ी ताकतें जो हैं वो शामिल हैं, तो फिर जो है उन टर्म्स एंड कंडीशन का जो इतलाक़ है वो बाकी रियासतों के ऊपर भी होगा। यूएनओ की तरफ से अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो उसका इतलाक़ यूएनओ की मेंबर रियासतों के ऊपर तमाम के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो पहला पैक्ट है, जो ट्रीटी है वो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी यानी सीटो, SEATO, इसको आमतौर पे सीटो कहा जाता है। जी, तो सीटो बेसिकली है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो वाज एस्टेब्लिश्ड विद इट्स हेड ऑफिस बैंकॉक, थाईलैंड इन। जो सीटो है ये एक ट्रीटी है, ये एक फ़ौजी और दफ़ाई नोयत का मुआहदा था। और ये कब साइन हुआ? ये 1954 के अंदर जो है ये साइन हुआ था। 1954 में जो है ये साइन हुआ। और बैंकॉक जो थाईलैंड है, थाईलैंड के शहर बैंकॉक में इसके ऊपर जो थे वो साइन हुए थे। तो 3 किस्म की इन्फॉर्मेशन आपने इसमें याद रखनी है। जो सीटो है ये बेसिकली एक एब्रीवेशन है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। और ये ट्रीटी जो है ये थाईलैंड के अंदर साइन हुआ था, थाईलैंड के शहर बैंकॉक में इसके ऊपर साइन हुए। और 1954 में जो है 1954 में जो है इसके ऊपर दस्तखत किए गए थे। और अपने इसके हवाले से ये भी याद रखना है कि ये खालस फ़ौजी और दफ़ाई मुआहदा था। और इसके क़याम का जो बुनियादी मकसद था वो इसकी मेंबर रियासतों को जो है रशिया का जो कम्युनिज़म था उसके असरात से महफूज करना था। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सीटो मेंबर स्टेट्स। अब सीटो जो है उसकी मेंबर स्टेट्स कौन कौन सी थी? तो सीटो मेंबर स्टेट्स हैं, नंबर 1 यूएसए इसका सरप्रस्त था। यूके, थाईलैंड, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। तो सीटो जो है ये बेसिकली 8 मेंबर रियासतों के ऊपर मुश्तमिल था। नंबर 1 है यूएसए, नंबर 2 यूके, नंबर 3 थाईलैंड, उसके बाद है फिलिपाइन, न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है और लास्ट में पाकिस्तान है। तो ये 8 रियासतें जो हैं ये सीटो की जो इनिशियल मेंबर स्टेट्स थी, 8 रियासतें ये थी। ये बेसिकली जो है वो रशिया का जो कम्युनिज़म था यूएसएसआर का, इन कंट्रीज़ को उनके दबाव से या उस कम्युनिज़म के असरात से जो है वो महफूज जो है वो करना था। अपनी नोयत के अतबार से ये एक फ़ौजी और दफ़ाई नोयत का मुआहदा था। पाकिस्तान इसका हिस्सा था। और पाकिस्तान जो है इसका मेंबर बनने की वजह से जो है पाकिस्तान को जहाँ पे कुछ फ़वाइद भी हासिल हुए, लेकिन इसके नुकसानात भी पाकिस्तान को हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन भी जो है वो सीटो के हवाले से। व्हेन डिड पाकिस्तान विदड्रॉ फ्राम द सीटो? सीटो जो है पाकिस्तान ने उसके विदड्रॉ कब किया? 1973 के अंदर। 1973 को जो है पाकिस्तान ने इसकी रुकनीत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। जबकि पाकिस्तान जो है इसका जो इनिशियल मेंबर था 1954 के अंदर जो है जब सीटो
पर साइन किए गए तो पाकिस्तान उस वक्त उसका इब्तदाई मेंबर था। लेकिन इस मुआहदे ने ना तो 1965 में जो पाकिस्तान की इंडिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई उसमें कोई ख़ास किरदार अदा किया था, और ना ही फिर 1971 में जिसमें पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान हुआ था और पाकिस्तान का एक सूबा अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। पाकिस्तान की सालमियत को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा, और उस वक्त भी जो है सीटों के प्लेटफार्म से पाकिस्तान को कोई मदद नहीं की गई थी। लिहाजा पाकिस्तान जो है इस मुआहदे से बहुत मायूस हुआ, और उसके फ़ौरन बाद जो है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो 1973 को पाकिस्तान ने सीटों से बाकायदा तौर पे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटो वाज डिज़ाल्व्ड ऑन 30 जून। यानी सीटो जो है जब पाकिस्तान भी अलग हो गया, फिर कुछ अर्सा के बाद बाकी मेंबर्स भी इससे अलग होना शुरू हो गए, तो सीटों की अफादियत जो है ख़त्म हो गई थी। तो फिर सीटों को बाकायदा तौर पे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया था। तो कब किया गया था? 1981, 1961 या फिर 1977 के अंदर। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1977। सीटो वाज डिज़ाल्व्ड ऑन 30 जून 1973 को। तो 30 जून 1977 को जो है 1977 को जो है सीटों के ख़ात्मे का बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया था। इस तरह ये मुआहदा जो 1954 के अंदर जो है वो कायम हुआ था, ये 1977 को जो है 1977 को जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सीटों से मुतल्लिक है। सीटो वाज एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ। सीटों के क़याम का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, मकसद क्या था? तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, टू ब्लॉक फर्दर कम्युनिस्ट गेन्स इन साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा ऑप्शन है मेकिंग साउथ ईस्ट एशिया ए फ्री ट्रेड जोन। पहला ऑप्शन है कि टू ब्लॉक फर्दर कम्युनिस्ट गेन्स इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी जो सीटों के जो मेंबर्स मालिक थे, सीटों के क़याम का बुनियादी मकसद ये था। पहला ऑप्शन क्या है कि साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उन्हें कम्युनिस्ट ब्लॉक के असरात से महफूज किया जाए, या इसका मकसद ये था कि साउथ ईस्ट एशिया जो है उसको एक फ्री जोन, फ्री ट्रेड जोन करार दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन है जी डियर स्टूडेंट्स, टू ब्लॉक फर्दर कम्युनिस्ट गेन्स इन साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो है इसके कम्युनिस्ट असरात जो हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस था उसके फैलाव को रोकना इसका बुनियादी मकसद था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें अमेरिका भी शामिल था, जबकि अमेरिका जो है वो साउथ एशिया में हिस्सा नहीं था। बरतानिया इसमें शामिल था, बरतानिया भी इसका जो है वो साउथ एशिया का हिस्सा जो है वो नहीं था। इसमें वो मालिक भी शामिल थे जो साउथ एशिया के हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन वो उन्हें इस ब्लॉक का हिस्सा बनाया गया था। बुनियादी तौर पे ये था कि कोई भी जो ट्रीटी होता है उस वक्त तक वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता जब तक उसमें जो बड़ी ताकतें होती हैं वो शामिल ना हों। तो अमेरिका चूँकि इसकी सारे की सरपरस्ती कर रहा था और बरतानिया उसका बहुत करीबी पार्टनर था, इसलिए इन दो बड़ी रियासतों, ताकतवर रियासतों की जो मौजूदगी है उससे ये तासर पैदा करना था कि ये मुआहदा जो है ये कामयाब होगा, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए इसके अंदर ताकत जो है मौजूद है। तो आखिरी बात सुन लीजिएगा कि सीटों के क़याम का बुनियादी मकसद ये था कि जो साउथ ईस्ट एशिया का जो खिता है उसे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ या रशिया का जो कम्युनिज़्म है उसके असरात से महफूज बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन द ट्रीटी कॉल्ड ऑकस साइंड। अब एक नया ट्रीटी है दैट इज कॉल्ड ऑकस। आपने बताना ये है कि ये ट्रीटी जो है ये कब साइन हुआ। ऑकस, AUKUS। उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सितंबर 15, 2014, सितंबर 15, 2021 और सितंबर 15, 2020। द करेक्ट आंसर इज September 15, 2021. When the treaty called AUKUS, the Treaty of AUKUS was signed on September 15, 2021. तो 15 सितंबर 2021 को जो है
ये ट्रीटी साइन हुआ, जिसको आकिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किसकी एब्रीवेशन है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आकिस ये उसी का हिस्सा है। आकिस इज ए ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूके। ये बेसिकली जो है ये ट्रीटी जो है आकिस कहलाता है, और यहाँ आकिस से मुराद है ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूके एंड यूएस फॉर यूएसए। तो 3 मुल्कों की नुमाइंदगी करता है। ट्राइलेटरल ये एक सिक्योरिटी पैक्ट था, ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये एक सिक्योरिटी पैक्ट है, दफाई और फौजी नौयत का मुआहदा है। आकस जो है, आकस इज ए ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूके, यूएसए। तो 3 मुल्क इसके मेंबर्स हैं। अनाउंसड ऑन 15 सितंबर 2021। तो 15 सितंबर 2021 को जो है ये मुआहदा जो था, ये ट्रीटी जो है वो साइन हुआ, और ये एक सिक्योरिटी पैक्ट था, फौजी और दफाई नौयत का मुआहदा था। इसका तल्लक रियासतों के डिफेंस के साथ है, और इसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी बरतानिया, और यूएसए अमेरिका। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी इसी आकस ट्रीटी के मुतल्लिक है। विच 3 कंट्रीज साइंड न्यूक्लियर पैक्ट बेस्ड आकस। तो इसकी मेंबर स्टेट्स के बारे से बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। वो ये है कि ये, जैसा मैंने कहा कि ये फौजी और दफाई और सिक्योरिटी पैक्ट था, तो इसका तल्लक जो है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ था। इसके मेंबर स्टेट्स कौन से हैं? यूके, रशिया एंड यूएसए, ये गलत ऑप्शन है। और ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ये दुरुस्त ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो भी गलत ऑप्शन है। तो आकस जो है डेट वाज साइंड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, और ये जो है ये बेसिकली एक न्यूक्लियर पैक्ट था, सिक्योरिटी पैक्ट था, जो और इसका तल्लक जो है वो रियासत के दिफा के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस वाज हार्मफुल फॉर विच यूरोपियन कंट्री। इसके जो 3 मेजर कंट्रीज थे वो थे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। तो किस यूरोपियन मुल्क ने जो है इस ट्रीटी को जो है अपने लिए बड़ा नुकसानदेह, हार्मफुल जो है करार दिया था? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन। तो फ्रांस जो है उसने कहा कि ये जो मुआहदा है जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के दरमियान साइन हुआ है, ये फ्रांस के लिए जो है ये नुकसानदेह है, और फ्रांस को उसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो महसूस होने लगे थे। आकस वाज हार्मफुल फॉर विच यूरोपियन कंट्री? द करेक्ट आंसर इज़ फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का तल्लुक भी इसी के साथ है। आकस ए ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। ये बात तय होगी कि पहले भी हो चुकी है कि आकस बेसिकली जो है एक सिक्योरिटी पैक्ट था जिसका तल्लक न्यूक्लियर के साथ था, वेपन्स के साथ था। और इसके मेंबर स्टेट कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। और ये 15 सितंबर 2021 को साइन हुआ फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। और ये किस इलाके से जो है इसका ताल्लुक था? तो इंडो पैसिफिक रीजन के साथ जो है ये ताल्लुक इसका जो है वो बनता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है स्लाइड में। जी ठीक हो गया। तो इंडो पैसिफिक रीजन के साथ इसका ताल्लुक था। अंडर द पैक्ट द यूएसए, यूके विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायर न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन्स। अब इस कंट्रैक्ट के ज़रिए जो है जो अमेरिका है और जो ऑस्ट्रेलिया, जो अमेरिका और बरतानिया थे, उन्हें क्या करना था? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है न्यूक्लियर पावर्ड सब मरीन्स देने थे। ये उनको फ्राहम करने थे। इस मुआहदे के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया ने मिल के जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है क्या करना था? न्यूक्लियर पावर्ड जो है ऐसी सब मरीन्स फ्राहम करनी थी जो न्यूक्लियरली पावर्ड हों, जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं इस्तेमाल जो हैं हो सकते हों। तो फ्रांस को क्या प्रॉब्लम था? फ्रांस वाज एंग्री आफ्टर आकस साइंड पुलिंग आउट ए मेजर कॉन्टैक्ट विद फ्रांस इन द प्रोसेस।
तो बेसिकली जो है फ्रांस जो है वो चूँकि नेटो का भी मेंबर है और इत्तेहादी रियासतों का भी हिस्सा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम ये था कि उसको एक साइड पे किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को जो है वो आगे लाने की कोशिश की जा रही है और फ्रांस जो है उसको जो है एक साइड पे जो है वो किया जा रहा है, उसको बाईपास किया जा रहा है। तो उसको ये महसूस हुआ कि हमारी जो अहमियत है वो कम की जा रही है। तो इससे जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो महसूस हुए। फ्रांस वाज़ एंग्री आफ्टर AUKUS साइंड पुलिंग आउट ए मेजर कॉन्टैक्ट विद फ्रांस इन द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद विच अरब स्टेट इन मई 2022। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। इसराइल साइंड विच ट्रीटी विच फ्री ट्रेड डील विद विच अरब स्टेट इन मई 2022। इसराइल जो है उसने मई 2022 को जो है अभी गुज़िश्ता मई 2022 को जो है किस अरब मुल्क के साथ फ्री ट्रेड डील की है, एक मुआहदा किया है जिसको फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट कहा जा सकता है। सऊदी अरब के साथ, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, या फिर कतर के साथ। उसका दुरुस्त जवाब है यूएई। इसराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद यूएई इन मई 2022। इसराइल ने जो है मई 2022 को जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ जो है एक फ्री ट्रेड डील की है, जो कि फर्स्ट किसी भी अरब मुल्क के साथ पहला इसराइल का मुआहदा है, क्योंकि इसराइल के उसको रेकग्नाइज़ करने के हवाले से मुस्लिम मालिक को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसराइल ने बाकायदा तौर पे यूएई के साथ जो है वो अपने रिलेशंस कायम कर लिए हैं और उसने एक पहला अरब मुल्क है जिसके साथ उसने फ्री ट्रेड डील भी जो है वो कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसराइल साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन 31 मई 2020। तो इसराइल ने जो है अरब एमिरेट्स के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ ये डील जो है ये कब की है? ये 31 मई 2020 को की है। इट्स फर्स्ट बिग ट्रेड अकॉर्ड विद द अरब स्टेट्स। तो किसी भी अरब रियासत के साथ, किसी भी अरब मुल्क के साथ जो है ये इसराइल की सबसे बड़ी जो है वो डील है, सबसे बड़ा एग्रीमेंट है जो कि ट्रेड के लिए है with an Arab state and a move aimed at boosting trade between the two Middle East countries। तो यूएई और इसराइल चूँकि दोनों मिडल ईस्ट की रियासतें हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों रियासतों के दरमियान जो है तजारत को फ़रोग मिलेगा और बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है कर दिया गया है। तो इससे जो है वो इसराइल को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का भी मौका मिलेगा और वो जो मुस्लिम रियासतों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आस्ता आस्ता जो है वो ख़त्म होंगे या वीक होंगे। तो इससे इसराइल को बुनियादी तौर पे जो है फ़ायदा हुआ है। इस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को तो सिर्फ मुआशी तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन नज़रियाती तौर पे इसराइली रियासत के ख़िलाफ़ मुसलमानों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी करने में इसराइल को सियासी तौर पे बड़ा फ़ायदा हुआ है, सफारती तौर पे भी इस मुआहदे का बड़ा फ़ायदा हुआ और मुआशी तौर पे तो वो फ़ायदा उठाएगा ही, लेकिन असल जो फ़ायदा है उसको पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ है और उसको सफारती मुहाज़ के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसने हासिल कर ली है। एक मुस्लिम स्टेट के साथ उसने बड़े आज़ादाना फ्री ट्रेड जो है वो शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्रीमेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है एक ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको सिंध ताश मुआहदा कहा जाता है। डेट वाज साइंड इन द ईयर ऑफ, कब ये मुआहदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाई पानी की तकसीम के सिलसिले में? पहला ऑप्शन है सितंबर 1950, सितंबर 1960, सितंबर 1965। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर 1960। सितंबर 1960 को
19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसके ऊपर साइन किए थे, और वर्ल्ड बैंक जो है उसने इस सालसी का किरदार इसमें अदा किया था। नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी डिटेल भी आ गई है। हमारे पास जो डिटेल है वो ये है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको आमतौर पे IWT कहा जाता है। IWT मीन्स इंडस वाटर ट्रीटी इज ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडस वाटर ट्रीटी का जो तल्लक है ये किस नौइयत का मुआहदा है? ये बेसिकली पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाई पानी की तकसीम का एक मुआहदा है। और नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी ब्रोक्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो इसकी जो इस मुआहदे की जो राह हमवार की और इसमें जो सालसी का किरदार अदा किया तो वो वर्ल्ड बैंक है। ब्रोकर का रोल जो है वो वर्ल्ड बैंक ने जो है वो अदा किया था। नंबर 3 पे है, 2 पॉइंट हमारे हो गए हैं। नंबर 3 पे है इट वाज साइंड इन कराची ऑन 19 सितंबर 1960। तो कराची जो उस वक्त पाकिस्तान का कैपिटल था वहाँ पे इसके साइन हुए और 19 सितंबर 1960 को जो है इसके ऊपर साइन हुए थे। नेक्स्ट है साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और इस ट्रीटी के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर किसने साइन किए? उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, एंड ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर भी था। और उसकी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जो है प्रेसिडेंट अयूब खान ने जो है साइन किए थे। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने जो उस वक्त है एक मिलिट्री डिक्टेटर थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने साइन किए। और इंडिया की तरफ से जो उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने साइन किए थे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग 3 रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान, इंडस, झेलम एंड चिनाब। इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा तय पाया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके मुताबिक 3 दरिया जो पाकिस्तान के सपुर्द किए गए, उसमें इंडस, दरिया सिंध है, दरिया झेलम है और दरिया चिनाब है। तो ये 3 दरिया जो हैं, दरिया सिंध, दरिया झेलम और दरिया चिनाब, ये पाकिस्तान के सपुर्द किए गए हैं। एंड द फॉलोइंग 3 रिवर्स वर गिवन टू द इंडिया के सपुर्द कौन से? उसमें सतलज है, रावी है और सतलज, ब्यास और रावी। सतलज, ब्यास और रावी जो हैं, ये 3 मुआहदे जो थे जी डियर स्टूडेंट्स, जो आखिरी लाइन है वो है सतलज, ब्यास और रावी। ये 3 दरिया जो थे ये इंडिया के सपुर्द किए गए, और इंडस, झेलम और चिनाब जो हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान के सपुर्द किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड ऑन। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है ये पहली जंग अजीम के बाद जो है ये साइन हुआ था। और पहली जंग अजीम के बारे में कई दफ़ा बात हो चुकी है, जो कि 1940 के अंदर जो है शुरू हुई थी और 1918 के अंदर जो है उसका अख्ताम हुआ था। और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड ऑन जून 28, 1919, जून 28, 1929। और इसका दुरुस्त जवाब है जून 28, 1919। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है ये 28 जून 1919 को जो है ये वर्सेल्स के मुकाम पर साइन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रीटी ऑफ जर्मेन वाज साइंड ऑन September 10, 1919 between Australia, Hungary and Allied forces, France, UK and Germany. The correct answer is the Treaty of Germain was signed on September 10, 1919 between Australia, Hungary and Allied forces। तो ट्रीटी ऑफ जर्मेन जो है ये ऑस्ट्रिया, हंगरी और अलाइड फोर्सेस के दरमियान जो है ये साइन हुआ था। कब साइन हुआ? 10 दिसंबर 1919 को जो है ये साइन हुआ। और इसका तल्लक भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके असरात के साथ था। अब इस ट्रीटी के मुताबिक क्या हुआ था, मैं जस्ट 2-4 इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाना चाहता हूं। इस मुद्दे के मुताबिक जो है ऑस्ट्रिया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और यूगोस्लाविया जो थे, ये जो रियासतें थी, दोबारा नाम सुन लीजिएगा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड
और यूगोस्लाविया जो थे उनको सॉवरेन स्टेट यानी इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा हासिल हो गया था। और लेकिन इसमें इसके साथ ये भी हुआ कि ऑस्ट्रिया और हंगरी जो थे, इसके कुछ इलाके जो थे वो इत्तेहादियों ने आपस में तकसीम कर लिए थे, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसमें ऑस्ट्रिया और हंगरी जो थे ये अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे और जर्मनी के साथ थे। क्योंकि जो सेंट्रल पावर्स थी जिनकी सरपरस्ती जर्मनी कर रहा था उनको शिकस्त हो गई थी, तो उस सज़ा के तौर पे जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी के कुछ इलाकों को इत्तेहादियों के दरमियान जो था वो तकसीम कर दिया गया था, ताकि उनकी ताकत जो है वो कम हो सके। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रिया को पाबंद किया गया था कि वो अपनी जो अफवाज हैं, जो फ़ौजी क़ुव्वत है, वो 3000 तक जो है वो कम कर देगा। तो इस तरह ऑस्ट्रिया के ऊपर भी, हंगरी के ऊपर भी मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा दी गई ताकि उसकी जो फ़ौजी ताकत और रसूख है वो कम पड़ जाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ सीवरे वाज साइंड इन। आपने बताना ये है, ये भी जो है वो पहली जंग अज़ीम जो कि 1914 और 1918 के दरमियान लड़ी गई थी, उसके बाद तय पाने वाला ये एक मुआहदा था। ट्रीटी ऑफ सीवरेज वाज साइंड इन, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अगस्त 10, 1920, अगस्त 10, 1989 और अगस्त 10, 1962। द करेक्ट आंसर इज अगस्त 10, 1920। तो 10 अगस्त 1920 को जो है ये मुआहदा तय पाया था। और ट्रीटी ऑफ सीवरेज जो है डेट वाज साइंड बिटवीन द अलाइड फोर्सेस, यानी जो इत्तेहादी ताकतें थी, और ऑटोमन अम्पायर सल्तनत उस्मानिया के दरमियान जो है ये मुआहदा तय पाया था। इसमें फ्रीकैन कौन थे? ऑटोमन अम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया और इत्तेहादी आपस में जो है वो उनके दरमियान ये मुआहदा तय पाया था। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हैं। ये मुआहदा ये हमने पढ़ लिया है कि ये मुआहदा कब तय पाया, 10 अगस्त 1920 को, बिटवीन विक्टोरियस ऑफ अलाइड पावर्स। इसमें अलाइड पावर्स थी और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ऑटोमन अम्पायर। और जो सल्तनत उस्मानिया है, जो तुर्की था, उनके दरमियान ये ट्रीटी जो था, ट्रीटी ऑफ सीवरेज है, ये तय पाया था। और इस मुआहदे के तहत जो है तुर्की के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा दी गई। सल्तनत उस्मानिया जो है उसको तकसीम भी कर दिया गया था और उसकी ताकत जो है ख़त्म कर दी गई। मसलन जो ऑटोमन अम्पायर का जो सुल्तान था, जो उसका बादशाह था, उसके ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई कि वो इत्तेहादियों की मदद से जो है वो कुस्तुनतुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करेगा। यानी उसकी जो गाइडलाइन है वो जो अलाइड फोर्सेस होंगी वो उसको जो है वो मुहैया करेंगी। तो इस तरह जो है तुर्की जो सल्तनत उस्मानिया थी उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। मसलन शाम का जो इलाका है वो फ्रांस के हवाले कर दिया गया था। जो इराक़ का इलाका और उर्दन का जो इलाका था उसको बरतानिया के हवाले कर दिया गया। इस ट्रीटी के मुताबिक जो है जो अदलिया का इलाका था वो इटली के और सपुर्द किया गया, और अनातोलिया पर के जो है यूनान का कब्ज़ा जो था वो दे दिया गया। तो इस तरह जो है उनको हिस्से करके इसके ऊपर जो अलाइड पावर्स थी, जिसमें बरतानिया था, फ्रांस है और इटली और दीगर जो रियासतें थी, उनके दरमियान इसको तकसीम कर दिया गया था। और इसके अलावा जो है वो जो तुर्की के जो मकबूजा इलाके थे, जिनके ऊपर वो अरब इलाके जिनके ऊपर तुर्क ने अपने कब्ज़े में ले रखा था, उनको तुर्की को उनसे भी महरूम कर दिया गया था। वो उसकी गिरफ्त से ले लिए गए थे। और हजाज का जो मौजूदा सऊदी अरब है, इसको भी जो है उससे आज़ादी दिला के जो है इसको बरतानिया की तहवील में जो है वो दिया गया था, और बाद में सऊदी अरब के नाम से ये रियासत जो थी वो कायम हो गई थी। और इस तरह जो है सल्तनत उस्मानिया का एक इलाका था थ्रेस। तो जो मशरकी थ्रेस था वो, और उसको मशरकी थ्रेस और मगरबी थ्रेस जो था उसके कुछ इलाके जो थे वो यूनान के हवाले कर दिए। अभी भी तुर्की का यूनान के साथ जो है, साइप्रस के साथ जो है वो इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ हवाले से। और तुर्की के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई इस मुआहदे के ज़रिए कि वो 50,000 से ज़्यादा फ़ौज नहीं रखेगा। और जो फ़ौजियों की जो लोगों की लाजमी तरबियत है, फ़ौजी तरबियत जो दी जाती है, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी, और असले की तादाद के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। इस मुआहदे के ज़रिए जो है तुर्की के साथ
बड़ा इम्तियाजी सलूक किया गया था और ऑटोमन अम्पायर जो है आप यूँ समझ लें कि उसका ख़ात्मा हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2022 जर्मनी सील्स एनर्जी डील विद इन बिड टू कट रिलायंस ऑन रशिया। तो 2022 के अंदर, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ये, 2022 के अंदर जो है जर्मनी जो है उसने रशिया के साथ जो है जो मामला किया उसके किस मुल्क के साथ, यानी क्वेश्चन ये है कि इन मार्च 2022 जर्मनी सील्स एनर्जी डील्स विद, जर्मनी ने किस मुल्क के साथ अपना जो एनर्जी के हसूल था, तवानाई के हसूल के लिए जो मुआहदा कर रखा था उसको सील कर दिया था, इन वेट टू कट रिलायंस ऑन जर्मनी। तो उसमें दुरुस्त जवाब है रशिया। नेक्स्ट है, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी हमारे पास है। जर्मनी हैज़ एग्रीड ऑन ए लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप विद कतर। तो जर्मनी जो है बेसिकली उसने कतर के साथ जो है एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया था, जिसका मकसद जो था वो तवानाई का हसूल था, एनर्जी का हसूल था, एज इट लुक्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया। तो पहले वो रशिया से गैस लेता था, जिसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम्स भी होते थे। तो उसके बाद उसने कतर के साथ जो है एनर्जी के हसूल के लिए, गैस के हसूल के लिए जो है जो एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया। तो नतीजा क्या निकला कि रशिया के ऊपर जो उसका इन्हिसार था वो कम हो गया। इससे जर्मनी को जो है सियासी तौर पे भी फ़ायदा हुआ था। ऑन मार्च 2022, तो ये मुआहदा जो है ये 20 मार्च 2022 को हुआ। टॉक्स वर हेल्ड इन कतर और विद शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। तो कतर के बादशाह जो थे, जिनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी एंड द अमीर ऑफ द कतर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ लिक्विड नेचुरल गैस। तो इस तरह जो है ये यानी एक बहुत बड़ा जो है लिक्विड गैस की ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मुआहदा था जो कतर और जर्मनी के साथ जो है वो साइन हुआ और 20 मार्च 1922 को इसके ऊपर साइन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट वाज J.S. Mill, James Mill, Jeremy Bentham. The correct answer is Jeremy Bentham. The founder of the utilitarian school of thought was Jeremy Bentham. तो जो नज़रिया अफादियत है, नज़रिया अफादियत का बानी जो है वो जर्मी बेंथम है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। लॉक लेड डाउन दैट स्टेट इज एन एंड टू इट सेल्फ मीन्स टू एन एंड अनअवॉइडेबल ईवल। उसमें तीसरा ऑप्शन जो है दुरुस्त है रियासत के बारे में, वो है अनअवॉइडेबल ईवल। लॉक लेड डाउन दैट स्टेट इज अनअवॉइडेबल ईवल कि रियासत एक ऐसी बुराई है जिससे अवॉइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ ए यूनियन ऑफ 7 एमिरेट्स, 6 एमिरेट्स और 5 एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये एक फेडरेशन है और आपने बताना है कि इस फेडरेशन की कितनी इकाइयाँ हैं। द करेक्ट आंसर इज 7। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ ए यूनियन ऑफ 7 एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अकर्ड इन, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब अकर्ड हुआ? उसका दूसरा जवाब है 1789। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, 1789 के अंदर जो है दो बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और दूसरा जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बुनियाद रखी गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अकर्ड इन 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी स्टेट्स वर कॉमन इन एंशियंट सब कॉन्टिनेंट, ग्रीस और इजिप्ट? द करेक्ट आंसर इज ग्रीस, यानी ग्रीस जो है वहाँ पे सिटी स्टेट जो थी वो पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज वाज साइंड इन फिनलैंड? फिनलैंड के अंदर जो है ओपन स्काइज ट्रीटी जो है कब साइन हुआ? ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज वाज साइंड इन फिनलैंड
तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मार्च 22 1990, मार्च 22 1993, मार्च 22 1992। तो उसमें पहला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। द ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज was signed in Finland on March 22, 1992। दोबारा देख लीजिएगा। The treaty on open skies was signed in Finland on March 22, 1992 के अंदर जो है ये ओपन स्काइज ट्रीटी जो है ये फिनलैंड के अंदर जो है ये साइन हुआ था। इसकी कुछ डिटेल्स हैं। ऑन मार्च 24, 19 द ओपन स्काइज ट्रीटी वाज साइंड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कंपोजिंग की गलती है, ये मार्च 22 है, इसको आप भी चेक कर लीजिएगा। ऑन मार्च 22, 1992 द ओपन स्काइज ट्रीटी वाज साइंड इन फिनलैंड बाय द देन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनकी तरफ से, जिनका नाम जेम्स बेकर था, उसने इसके ऊपर साइन किए। एंड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 23 अदर कंट्रीज़। यानी ये जो ओपन स्काइज ट्रीटी है, इसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर साइन किए, उनकी टोटल तादाद है 24 कंट्रीज़, जिसमें अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जेम्स बेकर, उन्हें साइन किए थे, और उसके साथ इसके अलावा जो है अदर 23 कंट्रीज़ ने भी इसके ऊपर साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन द एग्रीमेंट कॉल्ड रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA was signed? May 6, 2021, May 6, 2022, May 6, January 6, 2022. The correct answer is January 6, 2022. When the agreement called Reciprocal Access Agreement RAA signed, तो आपने बताना ये है Reciprocal Agreement Access Agreement was signed on January 6, 2022. On January 6, 2022, at the virtual summit, Japanese Prime Minister Fumio Kishida and Australian Prime Minister Scott Morrison formally signed the AA। तो ये जो मुआहदा है RAA, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, ये किन के दरमियान, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जो जापानीज प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दरमियान जो है 6 जनवरी 1922 को जो है वो साइन हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। ये वीडियो अपनी नोयत के अतबार से एक मुनफरद और नई वीडियो थी, जिसमें हमने सिर्फ जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी जो है हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ जो हैं, जिसका सेंटो मिस हो गया है, वारसा पैक्ट है, और सीटो है, दूसरा जो नेटो है, और इसके अलावा और कुछ ट्रीटीज़ हैं, ख़ास तौर पे वो ट्रीटीज़ जो आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड जो है साइन हुए हैं, उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, ताकि जो इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं उनके हवाले से आगाही जो है वो आपको हो सके। यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। ये जो हमारा एपिसोड था, इसमें हमने जानने की कोशिश की कि मुख्तलिफ़ रियासतों के दरमियान कौन कौन से ट्रीटीज़ जो हैं वो अब तक साइन हुए हैं। उसमें से चंद एक का जिक्र किया गया है। बाकी जो इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ दूसरे दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा।